अच्छा ये बता तुम क्या बनाया वो क्या बनाया हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। देखो इस अभी की बार हम लोग अब इस बार क्या कर रहे हैं, जो दूसरा बैच है ना BO4 वाला, जिसमें कुछ बच्चे हैं यहाँ के जैसे, ठीक है, इनका क्या है, तुम लोगों का तो सिलेबस हो गया, जो BO31 वाले बैच है, ये थोड़े से सिलेबस में पीछे चल रहे हैं। तो क्या प्लान किया है, आज इन लोगों का हम लोग सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, तो उसमें हम लोग एटम्स से शुरू कराएंगे, ठीक है, एटम्स। अब जिनका हो गया है वो रिवाइज कर लेना, रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। अब जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ये एक आगे का टॉपिक है, राइट। तो अपने ग्रुप में BO4 वालों जो भी हैं, जो स्टूडेंट्स, देखो अभी मुझे कम बच्चे दिख रहे हैं, ऑल टुगेदर देखो तो BO4 में काफी कम बच्चे हैं। आज भाई चलना था कुछ और, बट अभी क्लास सिलेबस कंप्लीशन का काम करेंगे, एटम्स पढ़ाएंगे। हाँ, BO4 के कितने बच्चे हैं, एक बार जरा हैंड रेज करो। ले, 3 ही है, 4 बच्चे हैं। अंजलि कौन से ग्रुप की हो? शाश्वत अभी कुछ नहीं हुआ है। मैं ये बता रही हूँ कि आज हम लोग एटम्स पढ़ेंगे, ठीक है, एटम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके मैम। क्योंकि BO4 का सिलेबस अभी हुआ नहीं है, इस वीक में कंप्लीट कराना है, तो वही हम लोग डिवाइस करेंगे। जिसको आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता है, जिसकी क्लासेस मिस हो गई थी, वो भी यहाँ से पढ़ सकता है, ठीक है। इस वीक तुम्हारा भी सिलेबस हो जाएगा। कृष्ण नहीं आया ना, कृष्ण छोड़ो, ठीक है। देखो आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एटम्स, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान सा है, सवाल भी आते हैं यहाँ से, ठीक है, बहुत इजी टू कवर है। ठीक है, एटम्स। तो देखो तुम्हारे सिलेबस में एटम्स के लिए अगर पढ़ना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, 2 टॉपिक्स हैं, एक तो रदरफोर्ड का
मॉडल, उसके बाद बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आते हैं, तुम्हारे हाइड्रोजन यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम से। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, प्लीज मार्क इट, राइट। तो ये दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। पहला है तुम्हारा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल क्या है, उससे पहले थोड़ा सा एटम के बारे में जान लेते हैं कि एटम देखो क्या होता है अभी तक। हाँ जी मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ, बाकी की क्या कर रहे थे, बताते भी नहीं। स्क्रीन तो शो रही है, अभी आपने शायद प्रेजेंटेशन चालू नहीं करी। नहीं, प्रेजेंटेशन चालू है। नहीं मैम, शो नहीं हो रही फिर। और वो हमने सबको अभी पता चला है कि हमारे अब हो गई मैम शो। मैंने बताया है एटम में ये दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, रदरफोर्ड और बोहर मॉडल। ये दो टॉपिक हैं जिनसे सवाल आएंगे। तो सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल है, इन्होंने बताया था एटम के बारे में। देखो एटम की जो आज तुम अभी तक तुम्हें जो जानकारी है एटम कैसा होता है, तुम्हें पता है कि यहाँ न्यूक्लियस होगा, फिर यहाँ पर ऑर्बिट्स होते हैं, जिन ऑर्बिट्स में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। जो ये इलेक्ट्रॉन की जो ये एटम का जो मॉडल दिया है, देखो ये एक बार की स्टडी से तो नहीं आया है, बहुत स्टडीज चलती रही, उसके बाद जाके ये पता चला कि एटम की शेप, मतलब एटम कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, प्रोटॉन्स कहाँ पर होंगे, एटम्स का जो पूरा मॉडल है वो किसने दिया, रदरफोर्ड ने। तो हम सबसे पहले रदरफोर्ड का मॉडल देखेंगे, इन्होंने क्या बताया। तो देखो इन्होंने मॉडल, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करते हैं, तुमने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। अपने मॉडल में ये क्या करते हैं, रदरफोर्ड क्या करते हैं अपने मॉडल में, एक क्या लेते हैं, एक गोल्ड फॉइल लेते हैं, जैसे ये रहा, क्या लेंगे, देखो ये गोल्ड फॉइल है, इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, गोल्ड फॉइल पे क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर कोई एक सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यहाँ से क्या निकलेंगे, अल्फा रेज निकलेंगी। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स निकले, गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट होंगे। ठीक है, ये गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट हुए। अब देखो जैसे ये गोल्ड फॉइल पे ये पार्टिकल्स इंसिडेंट होंगे, तो हम लोग ना ये चीज देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स इस पे जब स्ट्राइक करेंगे तो ये अल्फा पार्टिकल्स हमें कैसे मिल रहे होंगे, डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, क्या हो रहा होगा। तो उसके लिए हमने एक डिफ्लेक्शन स्क्रीन लगा दी। ठीक है, उसके लिए एक डिफ्लेक्शन स्क्रीन लगा दी कि जहां पर अल्फा पार्टिकल जैसे ही इस स्क्रीन पे स्लाइड करेगा, वहां पर एक क्या हो जाएगा, एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा या फिर एक लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी, जिससे पता चल जाएगा कि यहाँ अल्फा पार्टिकल्स मिले हैं। अब देखो जो ये स्क्रीन है ये पूरे 180 डिग्री, मतलब पूरे 360 डिग्री पे कवर करी गई है, मतलब पूरे 360 डिग्री का डिफ्लेक्शन हम लोग यहाँ से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो गोल्ड फॉइल थी ये इतनी पतली थी, मतलब बहुत ज्यादा थिन थी, इतनी थिन समझ लो कि एटम्स जो होते हैं एक एटम की शीट थी जो कि एज अ गोल्ड फॉइल ली गई। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चलेगा कि हमारा जो एटम है इसका क्या शेप है, क्या ओरिएंटेशन है, कैसे पता चलेगा, देखो कैसे पता चला। कुछ चीजें ऑब्जर्व हुई, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट में दूसरी चीज होती है ऑब्जर्वेशंस, उन्हीं से रिजल्ट आते हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हुई, क्या देखा गया, देखो ये तुम्हारी गोल्ड की फॉइल है, ये गोल्ड एटम है, ये तुम्हारे अल्फा पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं। अब देखो क्या देखा गया, जो कुछ बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए बच्चों, एज इट इज पास हो गए, है ना, एज इट इज पास हो गए, यानी अनडेविएटेडली चले गए। बोलो ठीक है, अनडेविएटेड चले गए, मतलब जैसे आए वैसे के वैसे चले गए। अब कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने क्या दिखाया, बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शन दिखाया। स्मॉल डिफ्लेक्शन मतलब कि जैसे यहाँ से जो पार्टिकल होगा जो न्यूक्लियस के बहुत पास से कट होके गया होगा, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया होगा। तो ये पाया गया कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, और वेरी वेरी फ्यू, मतलब वेरी वेरी फ्यू का मतलब है कि हजारों में से एक, है ना, या फिर बोल दो 1000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक पार्टिकल ऐसा होगा जो अपने पाथ को क्या कर रहा होगा, रिट्रेस कर रहा होगा, मतलब 180 मतलब पूरा 180 डिग्री पे पीछे चला गया। यानी वो डिफ्लेक्शन जो था, वो डिफ्लेक्टर जो था वो 360 डिग्री पे था ना,
तो वो इसीलिए था क्योंकि वो उन पार्टिकल्स को भी देख पाए, जैसे भी पार्टिकल ट्रेस करेगा तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला अल्फा पार्टिकल तो इतने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है। अब इन ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से देखो, कोई भी अल्फा पार्टिकल आ रहा है, गोल्ड फॉइल से टकराया और ज्यादा अल्फा पार्टिकल ऐसे के ऐसे चले गए, जैसे आ रहे हैं, जैसे इनिशियल पाथ पे आए वैसे ही सीधे के सीधे चले गए। इसका मतलब क्या है, देखो VO4 वाले बच्चों सुनो ध्यान से, कोई भी चीज अगर मान लो डिफ्लेक्ट कब होगी, जब वो किसी चीज से टकराएगी, कोलिजन होगा, है ना, तभी वो चीज डिफ्लेक्ट होगी, जब भी डेविएशन आएगा उसके पाथ में। अगर डेविएशन नहीं आ रहा है, जैसे आई है वैसे चली गई, इसका मतलब क्या है, वो किसी और चीज के साथ इंटरेक्ट करी ही नहीं। जैसे अल्फा पार्टिकल आया वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करा, वो एज इट इज निकल गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो तुम्हारा एटम है उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा है, खाली, एम्प्टी। हाँ राइट, उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है ना, बिल्कुल सही। अब कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट करके गए, पर ये बहुत 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 कम पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट करके गए। तो ये पार्टिकल्स कौन से होंगे, इन्होंने सोचा होगा कि कुछ तो ऐसा है कि जो पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करा रहा है ना, कुछ पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करा रहा है। तो वो क्या हो सकता है कि कोई हैवी मास पार्टिकल होगा जो बिल्कुल एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, जिसे बोला गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है, एक ही जगह कंसंट्रेटेड है एटम के सेंटर में। अगर उसके आसपास से जो भी पार्टिकल गुजर के गया है वो क्या हो गया है, डिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल जस्ट न्यूक्लियस के सामने से आ रहा है तो न्यूक्लियस पॉजिटिव पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल भी कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिव। तो ये न्यूक्लियस इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, उसकी वजह से ये अपने पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, बहुत कम पार्टिकल हैं जो अपने पाथ को रिट्रेस करेंगे क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटे स्पेस में है। तो इस वजह, इन तीनों चारों ऑब्जर्वेशंस की वजह से हमें न्यूक्लियस का एटम का स्ट्रक्चर मिला। तो रदरफोर्ड ने बताया है एटम का स्ट्रक्चर। तो क्या क्या बताया इन्होंने इन तीन ऑब्जर्वेशन पे, कंक्लूजन देखो क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। भाई ये तुम्हारा मान लो ये पूरा एटम है, एटम के बीच में छोटा सा न्यूक्लियस होता है, बाकी ये सब शेल्स होती हैं, और ये शेल्स क्या होंगी, बहुत बहुत दूरी पे होंगी, और ये सब वेकेंट स्पेस है, कुछ नहीं है, वेकेंट स्पेस है। तो पार्टिकल आए एज इट इज चले गए, तो इसलिए बोला कि आधे से ज्यादा तो एटम तुम्हारा खाली है। फिर उन्होंने बोला कि भाई डिफ्लेक्शन हो रहा है और पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और जब अगर पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है इसका मतलब क्या है, उस पर कोई रिपल्सिव फोर्स लग रही है। रिपल्सिव फोर्स से पता चला कि न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होगा, भाई जरूरी है पॉजिटिव ही होगा, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, और न्यूक्लियर क्या है, सेंटर पे छोटा सा बैठा हुआ है। तो ये सेकंड पॉइंट है, कोई पॉजिटिव चार्ज है इन द एटम जो कि बहुत छोटे से स्पेस में बैठा हुआ है। दूसरा ये, तीसरा क्या है, देखो तीसरा पाया गया कि जो सारा मास है वो कंसंट्रेटेड है एक छोटे से एटम के छोटे से, मतलब एटम के छोटे से स्पेस में, जिस मास को बोला गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये 10th का पढ़ रहे हैं, अभी बोहर मॉडल जब आएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, बैठे रहना। अभी इन सब चीजों से न्यूक्लियस का साइज पता लगाया कि न्यूक्लियस का साइज कितना है। तो न्यूक्लियस का साइज देखो किस रेंज में है, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, या फिर बोल सकते हैं फेम्टोमीटर की रेंज में तुम्हारा न्यूक्लियस का साइज आता है। तो ये साइज बहुत 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 स्मॉल है। ठीक है, अब यहाँ पर रदरफोर्ड ने देखो ये स्ट्रक्चर तो बता दिया कि इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, बट ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं बता पाए, प्रूफ नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि वो क्या नहीं बता पाए, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बता पाए। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा ये नहीं बता पाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी बताएंगे। तीसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इनसे क्या मतलब है, देखो स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है, एक बात बताओ, जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, अगर वो एक्सिलरेट होते हैं तो वो क्या रेडिएट करते हैं, एक्सिलरेटेड मोशन में रेडिएट होते हैं, एनर्जी को रेडिएट करते हैं ना।
रेडिएट करेंगे एनर्जी को। ईएम वेव्स में पढ़ा है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल्स और एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल विल रेडिएट एनर्जी। ठीक है, अगर वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है और तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग घूम रहा है, सपोज करो, है ना, न्यूक्लियस के सराउंडिंग घूम रहा है, तो एक टाइम तो ऐसा आना चाहिए था कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है उसकी सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाए, सारी की सारी एनर्जी खत्म हो जाए और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किस में कोलैप्स कर जाए, न्यूक्लियस में। मतलब ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में, एक टाइम पे ये अपनी सारी एनर्जी को लूज कर देगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज तुम भी जिंदा नहीं होते, मैं भी जिंदा नहीं होती, दुनिया ही नहीं होती, क्योंकि एटम की स्टेबिलिटी, ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। अगर इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाएगा तो एटम स्टेबल नहीं रहेगा, तो ये इस चीज को नहीं बता पाया, यहाँ पर लिमिटेशन आया। दूसरा लिमिटेशन आया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। क्या दूसरा लिमिटेशन है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में, मतलब कौन से ऑर्बिट ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कौन से ऑर्बिट ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों होता है कि कहीं पे फॉरबिडन एनर्जी आती है ना, वो क्यों होता है, वो ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन्स कैसी ऑर्बिट में रहेंगे, नहीं बता पाया। तीसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये हम लोग चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, अभी इसको अभी मत समझो, ठीक है। तो ये दो, स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी नहीं बता पाया, वो हम लोग जो बोहर मॉडल पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। ये इसकी लिमिटेशंस थी। अब ये लिमिटेशंस को क्या करते हैं, इन लिमिटेशंस को दूर करने आते हैं बोहर मॉडल। क्या करेगा, इसकी जितनी भी लिमिटेशंस हैं उनको बोहर मॉडल्स ठीक बता देंगे कि नहीं ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो बोहर एक बहुत जो ये एक्सपेरिमेंट किया है, या बोहर के जो भी पॉस्टुलेट्स आएंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के लिए भी, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी के बारे में बात करेंगे कि जो अल्फा पार्टिकल से हम लोगों ने स्ट्राइक कराया है उसकी ट्रेजेक्टरी की कुछ पॉइंट है, पैरामीटर्स है, उनको डिस्कस करेंगे। पहला पैरामीटर है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, देखो ये क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी, यानी जो अल्फा पार्ट, ये हमारा गोल्ड का न्यूक्लियस है, सपोज करो ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल आया। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो तुम्हारी ट्रेजेक्टरी है वो किस पर डिपेंड करेगी। मान लो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अब अल्फा पार्टिकल कितने एंगल से डेविएट होगा, ठीक है, कौन से पाथ पे जाएगा, ये डिपेंड करेगा इम्पैक्ट पैरामीटर पे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा इम्पैक्ट पैरामीटर पे। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पैक्ट पैरामीटर ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर तुम अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, कहां पर, न्यूक्लियस से पास होने वाली एक्सिस पे, तो देखो ये न्यूक्लियस है, इससे पास होने वाली मैंने ये एक एक्सिस बनाई, ये अल्फा पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो मेरा जो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आया है, इसी को क्या बोला है, इम्पैक्ट पैरामीटर। यही क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर है। स्कैटरिंग एंगल क्या है, अल्फा पार्टिकल अपनी इनिशियल डायरेक्शन से कितना डेविएट हो गया, उसी को बोला है स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल से किसी को परेशानी, देखो अल्फा पार्टिकल क्या है, सुनो यहाँ पे, मान लो तुम्हारा ये एक गोल्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारा गोल्ड का न्यूक्लियस है। अब तुमसे मैं बोलूं कि यहाँ पर मेरा अल्फा पार्टिकल है, वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से ये है इसकी। अब मैं बोलूं कि मुझे इम्पैक्ट पैरामीटर बताओ कि क्या होगा, तो इम्पैक्ट पैरामीटर हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले न्यूक्लियस से एक सेंटर से एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, कर दी। अब इस अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ध्यान से सुनो, अल्फा पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर यानी इनिशियल वेलोसिटी, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस एक्सिस पे, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही है तुम्हारा इम्पैक्ट पैरामीटर।
पर ध्यान रखना दो चीजों के बीच का डिस्टेंस है। एक तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल वाली, दूसरी तुम्हारे गोल्ड न्यूक्लियस के सेंटर, मतलब किसी भी न्यूक्लियस के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस। ठीक है, इसी को बोला है इम्पैक्ट पैरामीटर। और किससे डिनोट कर सकते हैं इसको? बी से। ठीक है, एक दूसरा तुम्हारा टॉपिक होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, इसको देखो ध्यान से। ये देखो, अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, सुनो। अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल रेडिएट हुआ, पास न्यूक्लियस के पास आ रहा है। अब अल्फा पार्टिकल के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, तभी तो वो आगे बढ़ रहा है, वरना तो वो आगे चलेगा ही नहीं, मोशन में ही नहीं रहेगा। अल्फा पार्टिकल मोशन में है, दैट मीन्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है, बट जैसे जैसे वो रास्ता तय करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस उस पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? रिपल्सिव फोर्स। भाई अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, ध्यान से देखो, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव। न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हाँ, न्यूक्लियस के पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन है। ध्यान से सुनो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है बच्चों? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा न्यूक्लियस कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। अगर किसी को नहीं पता न्यूक्लियस पॉजिटिव क्यों है, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव है प्रोटॉन्स की वजह से। ठीक है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो अब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जा रहा है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी और वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस टाइम पे अल्फा पार्टिकल अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज कर चुका होगा। ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए, बहुत कुछ क्षण के लिए तुम्हारा अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे होगा और वहां पर तुम्हारा न्यूक्लियस जो फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स, वो एक्टिव हो जाएगा और तुम्हारा अल्फा पार्टिकल वापस अपनी क्या कर लेगा? पोजीशन को रिट्रेस कर लेगा, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। बट वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी? जब पार्टिकल कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे आएगा और अपने पाथ को चेंज करेगा, उसी डिस्टेंस को क्या बोला गया है? क्लोजेस्ट अप्रोच। तो या फिर ऐसे समझो कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितने क्लोजेस्ट होके वापस अपनी पोजीशन को चेंज करता है, उसे बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ट्रेजेक्टरी को देखते हैं। पहला देखो क्या लिख रहा है, लार्ज वैल्यू ऑफ बी। बी की लार्ज वैल्यू का मतलब है कि इम्पैक्ट पैरामीटर, ध्यान से सुनो, इम्पैक्ट पैरामीटर की डिस्टेंस को अगर बहुत ज्यादा कर देते हैं तो क्या होगा? ध्यान से देखो क्या होगा। इम्पैक्ट पैरामीटर की डिस्टेंस, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये इसकी एक्सिस हो गई। अब मैं इम्पैक्ट पैरामीटर की डिस्टेंस बहुत बढ़ा देती हूँ, यानी यहाँ पर कहीं अल्फा पार्टिकल है तो तुमने ये डिस्टेंस भी बढ़ा दी, तो ये अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा? बताओ, डेविएट होगा कि नहीं होगा? न्यूक्लियस यहाँ है, अब मैंने इसकी डिस्टेंस को बहुत बढ़ा दिया, इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत डिस्टेंस को ज्यादा कर दिया, तो मुझे बताओ क्या डिफ्लेक्शन होने के चांसेस बढ़े हैं कि घटे हैं? घटे। हाँ, यस, क्योंकि इम्पैक्ट पैरामीटर अब का मतलब क्या है? न्यूक्लियस से वो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल बहुत दूरी पर है, तो क्या हो जाएगा? बिना डेविएट हुए चला जाएगा। तो देखो क्या लिख रहा है, फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ बी अल्फा पार्टिकल गोज नियरली अनडेविएटेड और विद वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन। अगर डिफ्लेक्शन भी होगा तो बहुत छोटा होगा। जैसे देखो ये वाली लाइन, फर्स्ट लाइन, इसको देखो, तो इसके लिए जो ये इम्पैक्ट पैरामीटर है इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। दूसरा देखो, अगर स्मॉल वैल्यू लेते हैं, ठीक है, जितनी स्मॉल वैल्यू लोगे अल्फा पार्टिकल की, जितनी स्मॉल उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। ठीक है, जितनी छोटी वैल्यू उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। अब मान लो मैं बी को 0 कर देती हूँ। बी को 0 करने का मतलब क्या है? मैं न्यूक्लियस की एक्सिस पे ही आ गई। बी को 0 करने का मतलब क्या है? जो कोई अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो न्यूक्लियस से पास होने वाली एक्सिस पे ही जा रहा होगा, है ना?
हाँ ना तो बोलो। यस मैम। यानी बी को 0 कर दिया, इसका मतलब क्या है कि कोई अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो न्यूक्लियस की एक्सिस है उसी से जा रहा होगा, उसी से जाएगा। तो मतलब अब मुझे बताओ, ये अपने पाथ को वापस रिट्रेस कर लेगा, तो डिफ्लेक्शन कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो इस केस में जो डिफ्लेक्शन है ये क्या रहेगा? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। तो हमें सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कितना मिलेगा? मैक्सिमम 180 डिग्री का। तो अल्फा पार्टिकल क्या होगा? रिट्रेस कर लेगा और यू विल गेट थीटा इक्वल्स टू 180। ये होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। क्लोजेस्ट अप्रोच का देखते हैं। क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या है? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है, तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। या उस पॉइंट की बात करूं तो वहां पर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो चुकी है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहां पर काइनेटिक पार्टिकल रेस्ट पे आया होगा। ठीक है, उसी पॉइंट पे निकालते हैं। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल गई। अब खुद देखो, पोटेंशियल अल्फा पार्ट, अब मुझे एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी तो मुझे नहीं सकता, बट मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकती हूँ ड्यू टू द पोजिशंस की वजह से। तो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? के क्यू अपॉन आर इंटू क्यू, है ना? यही होती है पोटेंशियल यस एनर्जी। तो देखो यस क्या मैम। करते हैं, तो चार्ज चाहिए। एक तो चार्ज हो गया अल्फा पार्टिकल का, जिसको मैंने क्या लिख दिया? अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज होगा बच्चों? ये हीलियम पार्टिकल्स लगा सकते हो, जिसके पास क्या होता है? 2 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, 2 प्रोटॉन्स, और एटॉमिक मास 4 होगा। ध्यान से सुनना, हीलियम अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम एटम की तरह होगा। अल्फा पार्टिकल इज लाइक हीलियम एटम। जैसे हीलियम एटम के पास एटॉमिक नंबर 2 और मास कितना होगा? 4, है ना? अब इसमें मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन है 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी बराबर होने चाहिए, क्योंकि एटम क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 2। ठीक है, जो ये 2 नंबर नीचे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होते हैं? प्रोटॉन के बराबर। ओके, अब बात आई न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा बच्चों? मास माइनस नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। 4 में से 2 गया 2। ठीक है, ये आ गया। अब देखो न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज होगा ही नहीं। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो यहाँ पर चार्ज 0 है। तो अब अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होगा? प्रोटॉन के बराबर। प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है? 2 इंटू ई, क्योंकि चार्ज किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बस प्लस का साइन आ जाएगा। तो मैंने अल्फा पार्टिकल का चार्ज देखो कितना लिखा? 2e लिख दिया। ठीक है, अब बात रही न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस के पास भी सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है। तो अब मान लेते हैं न्यूक्लियस के पास Z प्रोटॉन है। ठीक है, Z से डिनोट कर रहे हैं प्रोटॉन को। Z प्रोटॉन्स है इंटू ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी। ये D क्या है? वही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ये D वही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, ध्यान रखना। यहाँ से U की वैल्यू लिख दी और D की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। काइनेटिक एनर्जी मान लो इनिशियली गिवन है, तो यहाँ से तुम D की वैल्यू फाइंड कर सकते हो विद दैट इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर मान लो पूछने लगते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है, और ये हम लोग हीलियम गोल्ड फॉइल के साथ हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कराते हैं, तो बताओ ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पर 0 हो जाएगी, ऐसे पूछ लेगा। या फिर किस पॉइंट पे ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू विल कैलकुलेट द डिस्टेंस स्मॉल डी, राइट? ठीक है, अभी तक यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। चलो ये वाला करो, क्वेश्चन करो ये वाला।
करो। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस निकालना है। अब एनर्जी दी हुई है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो मोमेंटली रेस्ट किस पोजीशन पे आएगा, डी पे। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल होती थी, तो गोल्ड फॉइल का एटॉमिक नंबर निकालो कितना होता है। गोल्ड AU कितना होता है एटॉमिक नंबर। तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर होगा 79। नहीं, गोल्ड का एटॉमिक नंबर, लेट मी चेक एक सेकेंड। $79 है भाई, ठीक है। तो वही फॉर्मूला है 2z(e²/4πε0 k गिवन है, z की वैल्यू भी है, 4π की वैल्यू भी है, एवरीथिंग यू हैव। तो यहाँ से d हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो एटम से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये मैं सोचना कुछ अलग आएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कैसे कर रहे हैं, उनके पास कुछ तो, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए हमारे पास कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रही है, कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नई फोर्स तो है नहीं, कोई ना कोई ऐसी फोर्स होगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट हो रही होगी। तो कौन सी फोर्स होगी यहाँ पर, वो कौन सी फोर्स बन रही है। देखो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और तुम्हारे प्रोटॉन न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो हाँ, तो कौन सी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी तरह एक्ट करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल वर्क एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो तुम्हें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हें पता ही है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स। ध्यान रहे यहाँ पर दो चार्जेस क्या हैं, इलेक्ट्रॉन है, दूसरा न्यूक्लियस है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स को घुमाने के लिए जो फोर्स लग रही है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चार्ज एक तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा न्यूक्लियस हो गया। अब जिस चीज का न्यूक्लियस पूछे, न्यूक्लियस का तुम्हें चार्ज पता ही है, क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू E, ये होता है न्यूक्लियस का चार्ज। तो न्यूक्लियस का चार्ज देखो Z इंटू E, Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ लिख देती हूँ, Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ से देखो, अब ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूले से आपने R की वैल्यू निकाली। R क्या हो गया, R बच्चों तुम्हें एक डिस्टेंस दे रहा है, ये डिस्टेंस कहाँ से है, न्यूक्लियस से ऑर्बिट तक की डिस्टेंस है कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर यानी न्यूक्लियस से कितनी दूर है। ध्यान से देखो, सेंटर से या न्यूक्लियस से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है। जितनी R की वैल्यू ज्यादा होगी, उससे मैं क्या आइडिया लगा सकती हूँ कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा दूर है या इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस से, है ना। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है, मुझे ये वेलोसिटी एलिमिनेट करनी पड़ेगी, तभी मैं R के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू बना पाऊंगी। V तो भाई वेरिएबल है, तो अब इसको एलिमिनेट करना रह रहा है। कैसे एलिमिनेट करें इसको, V को, कि R में V इज इक्वल टू R ओमेगा पुट कर दे। नहीं, V इक्वल्स टू ओमेगा R कैसे, ओमेगा कहाँ है, ओमेगा में तो और कंफ्यूज कर दोगे तुम। तो देखो अभी V² निकालेंगे, V² की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी से निकालेंगे। ध्यान से देखो, अभी इसको यहीं पे रहने दो, क्योंकि मुझे रिलेशन चाहिए था रेडियस का, कि रेडियस ऐसी वैल्यू आ जाए जो कांस्टेंट हो। मैं बता दूं, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन जो है इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तो उसके पास कितनी रेडियस होगी। मान लो मैं बोल रही हूँ पहली ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो कितना रेडियस होगा।
मैं बोल रही हूँ दूसरी ऑर्बिट में है तो इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना होगा, मुझे ये चाहिए, वेलोसिटी रिमूव करनी है। तो अब वेलोसिटी रिमूव करने के लिए देखो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कुछ बातें कर लेते हैं। हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, ध्यान से सुनो। मैंने एक हाइड्रोजन का एटम लिया हुआ है। हाइड्रोजन एटम के पास क्या होता है, ये होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, है ना। हाइड्रोजन एटम एक प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं है इसके पास। तो ध्यान से देखो, इसी की मैं काइनेटिक एनर्जी निकालती हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू v², ये फॉर्मूला है, ठीक है। मैम ये उल्टा उल्टा क्यों है? नहीं नहीं ठीक है, ये k की वैल्यू क्या है देखो, k इक्वल्स टू 1/2 mv²। अब जो तुमने यहाँ पे r की ये निकाली है ना वैल्यू, यहाँ से v² की वैल्यू उठाओ, v² की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट करो हाफ mv² में, करो जरा, ये रही v² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e² अपॉन 4π ये हो जाएगी 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v² कितना है, e² अपॉन 4πε0 r, ठीक है। देखो जरा, v² को इधर ले गई, r इधर आ गया, यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आई, 1/8 πε0 r me²। ध्यान से, ये है काइनेटिक एनर्जी। तो देखो अगर तुम्हें आर पता होगा तो तुम बता दोगे कि अगर इलेक्ट्रॉन का आर, देखो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, जो ये फॉर्मूले है ना इन्हीं से ही क्वेश्चन आएंगे। मैं तुम्हें जब PYQ कराऊंगी देखना, इसी यही फॉर्मूले यूज हो रहे होंगे, यही इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई किसी इलेक्ट्रॉन की, 1/8 πε0 me² अपॉन r। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, जरा बताओ। किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। आर पे, है ना, आर पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि मास कांस्टेंट है, ε0 e ये सब कांस्टेंट है, यानी आर पे डिपेंड करेगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब एक बार पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। देखो अब पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के बीच में कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रॉन और उसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, और ये भी अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। देखो चार्ज लिख दिया इलेक्ट्रॉन का E, न्यूक्लियस का चार्ज भी एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की वैल्यू 1e लिखोगे आप, तो ये E हो गई, तो -e। तो कितनी आई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, -e² अपॉन 4πε0 r। ओके, अब टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दिया, तो देखो टोटल एनर्जी कितनी आई, -e² अपॉन 8 πε0 r। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं टोटल एनर्जी जो है वो किस काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट कर रही है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव है टोटल एनर्जी। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन देखो मैंने यहाँ पे निकाली है, जरा देखो फर्स्ट को और इसको कंपेयर करो, थर्ड इक्वेशन और पोटेंशियल एनर्जी वाली सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन है, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेट कर रहे हैं, नेगेटिव टाइम्स। हाँ, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है बट टोटल एनर्जी नेगेटिव है, बाकी कांस्टेंट है। अब एक बार जरा पोटेंशियल एनर्जी को देखो और टोटल एनर्जी को देखो, हम सेम साइन है दोनों का। नहीं 1/2 है ना पोटेंशियल एनर्जी, साइन तो सेम है। एनर्जी क्या हो गई, हाफ हो गई। हाँ साइन सेम है बट टोटल एनर्जी क्या है, हाफ हो गई, है ना हमारी पोटेंशियल एनर्जी के। तो अगर मैं टोटल एनर्जी का हाफ कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इनके बीच में ये रिलेशन है और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। एक्सक्यूज मी मैम, ठीक है, यस मैम ये जो मतलब टोटल एनर्जी तो ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों मिक्स, मतलब दोनों का सम हो रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, ये तो हाफ हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है?
हाफ कैसे हो जा रही है? पोटेंशियल एनर्जी का आधा है ना, पोटेंशियल एनर्जी का आधा हुई है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, बट साइन चेंज है। ऐसा नहीं होता कि टोटल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो टोटल एनर्जी ज्यादा कैसे हो सकती है? टोटल एनर्जी ज्यादा तब होगी जब पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव रहेगी। अब टोटल एनर्जी का नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, ध्यान से देखो। टोटल एनर्जी का नेगेटिव साइन दिखा रहा है, अगर तुम इसको ना ग्रेविटेशन से भी रिलेट कर सकते हो। ग्रेविटेशन में टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव आती थी, उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, बाउंड स्टेट में है। बाउंड स्टेट दिखाता है जब भी तुम्हारी एनर्जी नेगेटिव में आती है। तो नेगेटिव एनर्जी इंप्लाइज द इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड है टू द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर ई पॉजिटिव आती, अगर ई पॉजिटिव आ जाती तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा यहाँ पर कोई भी अट्रैक्शन का फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री है। और तुम खुद बताओ, ई पॉजिटिव जब होगी जब तुम्हारी यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर यू पॉजिटिव होगा तभी टोटल एनर्जी पॉजिटिव होगी। चीजें डिपेंड करती हैं। तो यस मैम। तो ये रिलेशन है, ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे सीधा लिख देती हूँ। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, योर टू रिलेशंस। अभी भी रेडियस निकालना लग रहा है, अभी रेडियस निकालनी है। अभी हमने क्या क्या निकाल लिया है, वेलोसिटी निकाल ली आर के टर्म्स में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये चार चीजें अब हम निकाल चुके हैं। ठीक है, रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में करेंगे। आर को वी के टर्म्स में छोड़ दिया, चलो वो बोहर मॉडल में आएगा, फिर बोहर में करेंगे। तुम इतने ये वाला क्वेश्चन करो, करिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर दूसरी पीपीटी पे चलेंगे। ऑर्बिटल रेडियस एंड वेलोसिटी निकालनी है, सारी चीजें गिवन है। कितनी वैल्यूज आ रही है, टोटल एनर्जी कितनी आ रही है?
देखो क्वेश्चन क्या था कि इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए अगर मुझे हाइड्रोजन एटम में से प्रोटॉन को अलग करना है, इलेक्ट्रॉन को अलग करना है। ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस बतानी है कि किस रेडियस में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है और वेलोसिटी कितनी कैरी करके चल रहा है। तो ये कौन सी एनर्जी होगी भाई? किसी भी, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को अलग करना है तो ना तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी ना पोटेंशियल, तो ये टोटल एनर्जी गिवन है। टोटल एनर्जी गिवन है, टोटल एनर्जी आपको पता है इस वैल्यू के बराबर होती है, यहाँ से हमारे आर की वैल्यू आ जाएगी। आर आ गया, आर आने के बाद हम लोगों के पास रिलेशन था वेलोसिटी और आर में, वहां से हम लोग आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वी की वैल्यू। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? वी की। यानी आपके इलेक्ट्रॉन की रेडियस इतनी है और वो किस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है? 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। यानी अप्रोक्सीमेट किसके बराबर मान सकते हैं हम लोग? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, है ना। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ही रिवॉल्व होगा। क्लियर है? ये यहाँ तक टॉपिक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये इतना ही था रदरफोर्ड मॉडल। उसके बाद हम लोगों का आता है बोहर मॉडल। ठीक है, दो मिनट। ये है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें देखो क्या होगा, इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने सारी जो लिमिटेशंस थी ना वो इन्होंने सॉर्ट कर दी कि जो जो लिमिटेशंस आई थी वो इन्होंने 3 पॉस्टुलेट्स दिए। उन 3 पॉस्टुलेट्स में ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट कर देते हैं। तो इनका जब पढ़ेंगे, इनको देखो नोबेल प्राइज भी मिला था बोहर मॉडल को। तो इनकी जो डिस्कवरी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं पढ़ेंगे तब बताएंगे कि किसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो भी प्रॉब्लम था वो इन्होंने सॉर्ट कर दिया। हाइड्रोजन एटम में किस तरीके का स्पेक्ट्रा आता है वो भी इन्होंने बताया। डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन वो भी इन्होंने बताया, जो कि सेकंड पोस्टुलेट है। देखते हैं क्या है। देखो पहली बात तो ये कि रदरफोर्ड का ये था कि स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था। क्यों नहीं बताया था? जो क्लासिकल हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, सीएमटी का मतलब है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो रेडिएशन को इमिट करेगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है और एक्सीलरेट हो रहा है, जब ऑर्बिट्स में घूम रहा है तो रेडिएशन इमिट हो रही है। ठीक है, अगर एनर्जी इमिट हो रही है तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी। तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, जिसकी वजह से एटम तो अनस्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं होता, तो ये शॉर्ट कमिंग थी। तो देखो बोहर क्या कहता है, बोहर ये बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे वो ऐसी ऑर्बिट होंगी जो कि स्टेबल ऑर्बिट होंगी, और जब वो उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन तब वो एनर्जी को इमिट नहीं करेगा। इन्होंने सीईएमटी की थ्योरी को ही चेंज कर दिया। सीईएमटी कहती थी उसको ही कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता। इन्होंने बोला कि जो आप क्लासिकल में पढ़ते थे वो क्लासिकल थी, यहाँ पर जब छोटे पार्टिकल से डील कर रहे हो, एटम्स के साथ डील कर रहे हैं, तो क्लासिकल थ्योरी नहीं चलेगी, यहाँ पर चलेगी क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटम थ्योरी वर्क करेगी। तो ये वन ऑफ द वो है एक्सपेरिमेंट जो क्वांटम थ्योरी को भी स्ट्रांगली एग्री कराता है। तो इन्होंने क्या बोला कि इन अगर पार्टिकल्स में, इन ऑर्बिट्स में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो कोई एनर्जी इमिट नहीं होगी। एनर्जी इमिट ही नहीं होगी तो सारी कहानी खत्म। इलेक्ट्रॉन क्या, तुम्हारा एटम क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। ठीक है, एटम विल रिमेन स्टेबल। क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिट्स ऐसी हैं जो खुद किसमें है? स्टेबल स्टेट में है। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव करेगा ये ऑर्बिट वही ऑर्बिट्स होंगी जो अपने आप में स्टेबल होंगी। अगर ये ऑर्बिट अपने आप में स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी नहीं इमिट करेगा। पहला पॉस्टुलेट ये आया। ठीक है, दूसरा पॉस्टुलेट देखो क्या बोलते हैं। इन्होंने बोला कि अच्छा, आपने ये बोला कि स्टेबल ऑर्बिट रहेंगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऑर्बिट स्टेबल है, कौन सी ऑर्बिट स्टेबल नहीं है? तो ये सेकंड अपने पॉस्टुलेट में बताते हैं कि देखो जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ कुछ ही ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा। मतलब मान लो भाई यहाँ पे हो सकता है ये वाली भी हो, ये यहाँ पे भी एक ऑर्बिट हो, यहाँ पे भी एक ऑर्बिट हो,
यहाँ पे भी एक ऑर्बिट हो, बट ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन तुम्हें सब ऑर्बिट में मिलेगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मिलेगा जहां जो स्टेबल होंगी। अब वो स्टेबल ऑर्बिट कौन सी होंगी, देखो ये स्टेबल ऑर्बिट वो है जो कि इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल यानी 1 2 3 4 टाइम्स है किसके, h/2π। अब h क्या है, कंफ्यूज मत होना, h एक कांस्टेंट है, ठीक है, h एक कांस्टेंट है जो कि प्लैंक कांस्टेंट है। h एक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। अगर इस प्लैंक कांस्टेंट को अपॉन 2π से डिवाइड कर देते हैं, जो इसके इंटीग्रल मल्टीपल मोमेंटम होगा, जैसे ये L क्या है, इंटीग्रल वो एंगुलर मोमेंटम, यानी जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, nh/2π। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, डेसिमल नहीं हो सकती, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तब ऑर्बिट्स को माना जाएगा कि ये ऑर्बिट स्टेबल है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r क्रॉस p, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv, तो ये क्या हो गया, mv r। तो nh/2π को किसके बराबर रख दिया, mv r के बराबर, ठीक है। अब n इंटीजर होना चाहिए, h प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.6 × 10⁻34 जूल्स सेकंड। जूल अगर आता है प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या है, तो ध्यान रखना जूल सेकंड। अब एक चीज ध्यान से देखो, जो इन्होंने एंगुलर मोमेंटम बताए हैं ये क्वांटाइज्ड हैं, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब देखो दो चीज होती है, अगर मैं तुम्हें बोलूं, एक होता है क्वांटाइज, एक होता है कॉन्टिन्यूअस। सुनो ध्यान से, जैसे कि कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो ऑर्बिट ऑर्बिट में बोल रही हूँ, ये ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑर्बिट बच्चों कुछ नहीं है, ऑर्बिट एक एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, जैसे तुमने सुना होगा कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन, ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है। इलेक्ट्रॉन की जैसे ही एनर्जी बढ़ती है वो दूसरी ऑर्बिट में छलांग मार देता है ना, जंप कर देता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई। तब इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में जाएगा जो इसकी एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिट होगी, है ना, क्योंकि ये ऑर्बिट क्या है, एनर्जी स्टेट है। ये ऑर्बिट क्या है, ये ऑर्बिट एनर्जी स्टेट्स हैं और कुछ नहीं है, दीज आर एनर्जी स्टेट। तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी है वो उसी ऑर्बिट में लाई करेगा, सब जो ध्यान से। अब फॉर्मूला क्या बोला इन्होंने, जो ऑर्बिट है वो किसके मल्टीपल होनी चाहिए, nh/2π के। अब ध्यान से देखो, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, अगर 1 होगी तो h/2π। अब ध्यान से सुनो, n की वैल्यू अगर 2 है तो कितना होगा, 2 × h/2π। 3 है तो 3h/2π। अब ध्यान से देखो, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक हमारे पास ऑर्बिट होगा, इन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऑर्बिट है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि सिर्फ वही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा जिनके एंगुलर मोमेंटम का मल्टीपल इसके बराबर होगा, h/2π। अब एक चीज देखो, क्या 1 से लेके 2 तक वैल्यूज नहीं आती हैं, क्या 2 से लेके 3 के बीच में वैल्यूज नहीं आती है, एनर्जीज, वैल्यू मतलब एनर्जीज। क्या इनके बीच में एनर्जी नहीं होगी, भाई एनर्जी तो होगी, एनर्जी तो होगी, बट इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को कैरी ही नहीं करेगा। इन्होंने इसलिए क्या बोला है, ये डिस्क्रीट स्टेट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट है इनको डिस्क्रीट स्टेट बोला गया है, डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट। कॉन्टिन्यूअस नहीं है कुछ भी, अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो बोलते 1 से 2 भी होंगी, 2 से 3 तक आने वाली 2.5 2.6 वो एनर्जी भी होंगी, बट वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। तो कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी, nh/2π। क्या तुमने देखा है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, बट अभी जो ये वाली वैल्यू है, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ही एनर्जीज होंगी और वो उन्हीं एनर्जीज को लेके चलेगा, और वो एनर्जीज वही होंगी जो ऑर्बिट nh/2π के इंटीजर होगी। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी तक यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है, पूछ लो। कोई डिस्क्रीट क्वांटम स्टेट कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आस्क मी, कहीं पे छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो पूछो। तो ये इन्होंने बोला। अब देखो ध्यान से, अब बोलो मैम। ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये जो मतलब एनर्जी लेवल्स होते हैं, हाँ मैम ये जो मतलब इमेजिनरी होते हैं
नहीं, देखो इमेजिनरी नहीं होते हैं, ये रियल में है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, इमेजिनरी नहीं है ये इमेजिनरी नहीं है, सब होता है। अब ये इमेजिनरी ऐसा नहीं है कि जो तुम देखोगे कि उसकी ऐसी ऐसी शेप मिलेगी, है ना, ऐसी सर्कुलर में मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जब आगे पढ़ोगे तो देखोगे ये भी जो ऑर्बिट है ये भी शेल्स में बट जाएंगी, एस पी डी एफ। एस की जैसे बोलते हैं पी शेल डम्बल शेप होता है, डी डबल Yes, डम्बल होता है, तो ये शेप में और भी बढ़ती चली जाती है। इमेजिनरी कुछ नहीं है, सब फाइंड करी हुई चीजें हैं, ठीक है, नथिंग इज इमेजिनरी। अब देखो Yeah. अब तुमने ये तो पढ़ा ही है कि मैंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन जंप कर गया एक्साइटेड स्टेट में, केमिस्ट्री में पढ़ते आए हो Yes, ma'am. एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। अब वो एक्साइटेड स्टेट क्या है भाई, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, क्यों पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे थर्ड पॉस्टुलेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉस्टुलेट में क्या कहते हैं, देखो, एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ द स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू द अनदर ऑफ लोअर एनर्जी। मतलब क्या है, देखो मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है अभी तो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी क्या मान लें, कुछ भी मान लेते हैं, कुछ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो मैं अभी ये एनर्जी जो ले रही हूँ ये रैंडम ले रही हूँ, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। अब मान लो इससे नेक्स्ट जो एनर्जी लेवल है, यानी जो ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जाके है, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये ऑर्बिट ऑलरेडी डिसाइडेड है कि यही ऑर्बिट होंगी, इसके अलावा ऑर्बिट होंगी ही नहीं। अब मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑर्बिट में तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो इसको तुमने कितनी एनर्जी दी, इसको तुमने एडिशनल एनर्जी दी बच्चों, कितने की, सुनो, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तुम एनर्जी दे रहे हो, सुनो ध्यान से। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी हुई, एक की तो ऑलरेडी है इस शेल में 1.8। तो अब देखो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। अब बट इस इलेक्ट्रॉन के पास चॉइसेस क्या है, या तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रह सकता हूँ या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसके बीच वाली इसके पास चॉइसेस ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया एनर्जी कैसी है, एनर्जी कैसी है, डिस्क्रीट एनर्जी है, हाँ एनर्जी डिस्क्रीट है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो तुम दे रहे हो इसको इग्नोर कर देगा, कहेगा कि भाई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मैं नहीं लूंगा इसको, तो नहीं लेगा इस एनर्जी को। अगर तुम 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी जाएगी कहाँ फिर 0.8 ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, चाहे कहीं भी चली जाए, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को नहीं लेगा, वाइब्रेशन में यूज कर ले, कुछ भी कर ले, बट ये ट्रांजिशन नहीं करेगा, ठीक है, नो ट्रांजिशन, कोई ट्रांजिशन नहीं होगा इसका। अब क्या होगा, अब ये वही एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा जो इसके पास अवेलेबल है, जैसे कि अगले उसमें जाने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही एनर्जी चाहिए। अगर तुम अब इस इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दोगे तभी ये ट्रांजिशन कर पाएगा, ठीक है, अगर इसके बीच की कोई भी वैल्यू है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये वही चीज बताई गई है कि डिस्क्रीट एनर्जीज हैं इलेक्ट्रॉन के पास, या फिर डिस्क्रीट ऑर्बिटल स्टेट हैं, ठीक है, डिस्क्रीट ऑर्बिट स्टेट्स हैं जिनमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जीज को लेके चलेंगे। इतना क्लियर है। अब देखो ये आ गया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट। तो ये वही सर्टेन ऑर्बिट है, ऑर्बिट का मतलब समझो सर्टेन एनर्जी स्टेट्स में ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जब ये इन एनर्जी स्टेट्स में रहेगा तो कोई भी एनर्जी को नहीं रेडिएट करेगा, ठीक है। दूसरा, वो कौन सी एनर्जी स्टेट्स होंगी जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, h/2 पाई के, ठीक है। तीसरा क्या है, एन इलेक्ट्रॉन मेक ए ट्रांजिशन ऑर्बिट्स टू द अनदर लोअर एनर्जी। मतलब जब भी तुम्हारा ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो देखो क्या हो रहा है, ऊपर से अब एक्साइटेड स्टेट से नीचे आ रहा है, तो अब वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो एनर्जी को रिलीज करेगा तो वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तभी वो दूसरे स्टेट में जा सकेगा। ये नहीं होगा, देखो अब ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो अब ये ऊपर वाली स्टेट है तो ये होगी सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जिसमें ये जा रहा है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इस वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को लेके बैठा है, नेवर। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वही एनर्जी लेके जाएगा जो ये स्टेट परमिट करेगी,
वो होता है ना कि एंट्री कार्ड है ये, अगर इतनी एनर्जी लेके आए हो तभी मेरे ऑर्बिट में आओगे वरना नहीं आओगे। अगर ज्यादा एनर्जी है तो उसको रिलीज कर दो, तो वो रिलीज कर दी। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है डिस्क्रीट चीजों में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे 3 पोस्टुलेट्स। अब मुझे इसमें से बताओ कौन सा एंगुलर मोमेंटम है जो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन नहीं कैरी करेगा। ध्यान से देखो, आंसर करो। मैम थर्ड ऑप्शन। Yes, ma'am. Third option. थर्ड लग रहा है। वेरी गुड, थर्ड है ना, क्योंकि थर्ड क्या कर रहा है, पॉइंट में जा रहा है और पॉइंट वाले हम लोग नहीं कैरी करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी ब्रेक लेते हैं, 7:15 बजे फिर मिलेंगे। नहीं 7:15 नहीं, सॉरी 7 बजे, जो भी BO4 वाले बच्चे हैं, ठीक है 7 बजे फिर मिलेंगे और फिर हम लोग इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, ज्यादा है नहीं, बचा नहीं है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कंप्लीट करेंगे। मैम Yes, ma'am. हाँ सुरेंद्र बोलो, सुरेंद्र बोलो। मैम EMI कब आप पढ़ाओगे दोबारा? आज एक बार। EMI मुझे, सुरेंद्र मुझे EMI ही करानी थी। एक बात मुझे जरा बताओगे क्या, सारे जने जो भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं, क्या कल तुम सबकी स्कूल की छुट्टी है? Yes, ma'am. मैं तो जाता ही नहीं। नहीं, मुझे EMI पढ़ाना है एक्चुअली। अगर तुम्हारे स्कूल की अगर कल छुट्टी है तो हम EMI का कल सुबह 1 घंटे का सेशन रख लेते हैं। मैम आप 1.5 मैम घंटे का कल सुबह मैथ्स का भी है। कल मैथ्स का भी है मॉर्निंग में। Yes, ma'am. तो क्या हो गया, रिवीजन ही तो करनी है तुम्हें, कोई एक्स्ट्रा थोड़ी पढ़ा रहे हैं। मैम 3 घंटे थिंक है शायद सर। 3 घंटे है कल मैथ? हम शाम को कर लेना या दोपहर को। हाँ तो Yes, दोपहर ma'am. में कर लेते हैं, दोपहर में कर लें। 1 घंटा ही चाहिए मुझे, ज्यादा नहीं लूंगी, 1 यस घंटा मैम लूंगी। दोपहर में। ओके मैम। मेरे पास सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और 2-4 अच्छे सवाल लगा लेंगे, बस EMI से उतना ही है। तो कल मैं तुम्हें टाइमिंग बता दूंगी, जहां तक है 2 बजे रखेंगे, ठीक है 2 से 3 रखेंगे। नहीं, अगर सर ने मॉर्निंग का रख दिया है तो हम नई टाइम टेबल छेड़ते, कल 2 बजे हम लोग मिलेंगे, तो सब 2 बजे रेडी रहना, ठीक है भाई। Yes, एक्स्ट्रा ma'am. सेशन। ओके बाय अब बच्चों, बाय बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय। मैथ की कितने बजे मॉर्निंग में? मैथ्स का मुझे नहीं आइडिया भाई।